आज आपको एक कत्ल की वारदात सुनाने जा रहे हैं। असल में ये कत्ल हुआ था एक मलयाली एक्ट्रेस जिनका नाम था रानी पद्मिनी। आखिर ये कत्ल क्यों किया गया था और इसका जिक्र हम अब क्यों कर रहे हैं, ये आप आने वाले समय में जान जाएंगे। 15 अक्टूबर 1986 का दिन था। इस दिन एक डबल मर्डर हुआ था और पूरी की पूरी साउथ इंडियन इंडस्ट्री दहल गई थी। असल में ये कोई आम मर्डर नहीं था। हत्या हुई थी एक 24 साल की मशहूर एक्ट्रेस रानी पद्मिनी और उनकी मां की। ये मर्डर इतनी बेरहमी से किया गया था कि हर कोई इसकी निर्दयता देखकर हैरान था। रानी पद्मिनी उस वक्त के मद्रास के अन्ना नगर वेस्ट की एक 18 एवेन्यू रोड के एक लग्जरी बंगले में रहा करती थी। ये बंगला उन्होंने किराए पर लिया हुआ था। जब साउथ सिनेमा में उन्हें पहचान और शोहरत हासिल हुई तो उन्होंने उस किराए के बंगले को खरीदने का इरादा कर लिया। लेकिन फिर उसी घर में उनकी और उनकी मां की लाश मिली। 15 अक्टूबर 1986 की बात है, जब उनके ब्रोकर प्रसाद रानी पद्मिनी के घर पहुंचे तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। प्रसाद लौटने को हुआ तो उसे घर के अंदर से एक अजीब किस्म की गंध आने लगी। पलटकर वो पीछे के दरवाजे तक पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। घर के अंदर जाते ही कमरे का अस्त व्यस्त हाल देखकर प्रसाद को लगा कि शायद जरूर यहां कोई अनहोनी हुई है। फिर वो भागते हुए पुलिस स्टेशन गया और घर की तलाशी शुरू हो गई। पुलिस जब ग्राउंड फ्लोर के कमरे में पहुंची तो दुर्गंध बहुत तेजी से आने लगी। बाथरूम का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर पुलिसकर्मी भी दहल गए। खून से लथपथ दो लाशें एक के ऊपर एक पड़ी थीं। पहली लाश थी मशहूर साउथ इंडियन एक्ट्रेस रानी पद्मिनी की, जो उस वक्त सिर्फ 24 साल की थी, और दूसरी उनकी मां इंद्र कुमारी, जो कि करीब 44 साल की थी। बाथरूम का फर्श खून से लाल हो चुका था। घटना स्थल इतना मार्मिक था कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की बजाय टीम को घर पर ही बुलाया गया। बाथरूम में ही दोनों शवों का पोस्टमार्टम हुआ और फिर शुरू हुई डबल मर्डर केस की पड़ताल। बॉलीवुड की बोलती खबरों से लेकर पुराने सितारों के राज खोलती कहानियों तक, बात दुनिया के रहस्यों की हो या हैरान करने वाली घटनाओं की, YouTube का सबसे रंग बिरंगा कंटेंट मेरे साथ सिर्फ उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स पर। असल में रानी पद्मिनी का जन्म साल 1962 में मद्रास के अन्ना नगर में हुआ था। उनकी जन्म की तारीख तो ठीक से नहीं पता, लेकिन रानी पद्मिनी मां इंद्र कुमारी और अपने पिता चौधरी की इकलौती संतान थीं। पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखने वाली रानी पद्मिनी की मां इंद्र कुमारी एक समय में खुद सिनेमा से जुड़ना चाहती थीं, लेकिन समाज के बंधनों के चलते ऐसा हो नहीं पाया। इसीलिए बहुत कम उम्र में उनकी शादी करवा दी गई, जिसके बाद गृहस्थी में उलझकर उन्होंने अपने सपनों का त्याग कर दिया। जब उनके घर बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने इस बात को ठान लिया था कि अपना आधा अधूरा सपना वो अपनी बेटी के जरिए पूरा करेंगी। उनकी मां बचपन से ही उन्हें हीरोइन बनाने का ख्वाब दिखाने लगीं। रानी पद्मिनी उस वक्त काफी छोटी हुआ करती थीं और उसी वक्त उनके पिता का देहांत हो गया। कुछ जमीन और गहनों की बदौलत ही वो अपने मां के साथ गुजारा करने लगीं। रानी पद्मिनी की मां चाहती थी कि उनकी बेटी हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाए। इसके लिए वो मद्रास में अपना सब कुछ बेचकर मुंबई आ गईं। वहां रहकर उन्होंने अपनी 16 साल की बेटी के साथ स्टूडियो के चक्कर काटना शुरू कर दिए। कई लोगों से मुलाकात की और उनसे काम मांगने लगीं, लेकिन कई महीनों के बाद भी कोई काम नहीं मिला और कोई फिल्म भी नहीं मिली। निराश होकर इंद्र कुमारी अपनी बेटी रानी पद्मिनी को लेकर मद्रास वापस लौट आईं। यहां उन्होंने अन्ना नगर के 18 एवेन्यू इलाके का एक लग्जरी बंगला किराए पर ले लिया। अपनी बेटी को हीरोइन बनाने के लिए इंद्र कुमारी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कई महीनों तक भटकने के बाद आखिरकार रानी पद्मिनी को 1980 की तमिल फिल्म मातृवई नेरिल में एक छोटा सा रोल मिल गया। इसके बाद कुछ कोऑर्डिनेटर्स की मदद से उन्हें कुछ और कन्नड़, तमिल और मलयाली फिल्मों में छोटा मोटा काम मिलने लगा। बचपन से ही हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर बड़ी हुई रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत और अभिनय की पक्की थीं कि छोटे मोटे रोल में भी वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया करती थीं। यही वजह रही कि उन्हें 1981 की मलयाली फिल्म कथायारी याथे में सुकुमारन और श्रीविद्या जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ लीड रोल मिल गया। ये मलयाली फिल्म तो कोई खास कमाल दिखा नहीं पाई, लेकिन रानी पद्मिनी ने अपने अभिनय से साउथ के सिनेमा में अपनी ऐसी पकड़ बना ली कि उन्हें लगातार एक साथ कई सारी फिल्में मिलने लगीं।
साल 1981 में महज 19 साल की रानी पद्मिनी को उस समय मलयाली स्टार समझे जाने वाले मोहन लाल के साथ फिल्म थेनम व्यंबम में लीड रोल निभाने का मौका भी मिल गया। इसी साल रिलीज हुई फिल्म संघर्षम से रानी पद्मिनी ने स्टारडम हासिल कर लिया। रानी पद्मिनी 1981 के बाद से ही साउथ सिनेमा का अहम हिस्सा बन चुकी थीं। उन्हें सालाना 10 से 12 फिल्में मिलने लगीं। जैसे जैसे कामयाबी उनके कदम चूम रही थी, वैसे वैसे ज़रूरतें और लग्जरी जिंदगी की ख्वाहिश ने भी उनके जहन में दस्तक देना शुरू कर दिया। 80 के दशक में रानी पद्मिनी ने 7 लाख रुपए की एक निसान कार खरीदी थी, जो मद्रास शहर के इक्का दुक्का लोगों के पास ही हुआ करती थी। ज़रूरतें और मसरूफियत बढ़ी तो माँ ने सोचा कि क्यों ना घर में नौकर चाकर रख लिए जाएं। उन्होंने नौकर ढूंढने के लिए अखबार में एक इश्तिहार दे दिया, जो उनकी जिंदगी का शायद सबसे गलत फैसला साबित हुआ। ये इश्तिहार उनकी हत्या की साजिश के लिए एक बुलावे की तरह काम कर गया। अखबार में इश्तिहार निकला तो आए दिन लोग उनके घर के चक्कर काटने लगे। उन सभी में 3 लोगों का काम पसंद आने पर रानी पद्मिनी ने उन्हें अपने घर पर काम पर रख लिया। जबराज को रानी पद्मिनी ने अपनी निसान कार चलाने के लिए रखा। लक्ष्मी नरसिम्हा को वॉचमैन की नौकरी दी गई और कुक की जगह मिली गणेशन को। नौकर रखने की हड़बड़ी में रानी पद्मिनी ने किसी का भी पिछला रिकॉर्ड जानने की कोशिश नहीं की, जो उनकी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। ड्राइवर की जगह पर आए जबराज का कार चुराने का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था। वो 1 महीने पहले ही सेंट्रल जेल में 1 साल की सजा काट कर आया था। वहीं वॉचमैन लक्ष्मी नरसिम्हा उसका ही एक पुराना साथी था। जबराज के लिए रानी पद्मिनी के घर चोरी करना बेहद आसान था, क्योंकि वॉचमैन उसका दोस्त था और डबल स्टोरी लग्जरी बंगले में सिर्फ रानी पद्मिनी और उनकी माँ ही रहती थीं। उनके घर में कोई मर्द नहीं था, तो जबराज के लिए चोरी करना बेहद आसान था। वो रानी पद्मिनी की कार चलाते हुए चोरी की साजिश रचने लगा। रानी पद्मिनी ने समय के साथ साथ मलयाली, तमिल और तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में भी अपनी जबरदस्त पहचान हासिल कर ली। 1983 में उनकी बैक टू बैक 9 फिल्में रिलीज हुईं और ज्यादातर हिट रहीं। 1984 में फिल्मों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। रानी पद्मिनी की फिल्मों की संख्या के साथ उनकी फीस भी बढ़ने लगी। फिल्म इतिहास में कहीं कहीं उनकी फीस की जानकारी तो नहीं है, हालांकि अंदाजन उन्हें लाखों रुपए में फीस दी जाती होगी। साउथ सिनेमा की उभरती कलाकार रानी पद्मिनी को इसी बीच उनकी पहली हिंदी फिल्म प्रेम संदेश मिल गई। इस फिल्म में वो सचिन पिलगांवकर और आशा पारेख जैसे कलाकारों के साथ काम करने वाली थीं। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हुई थी, जिसके लिए रानी पद्मिनी और उनकी मां इंद्र कुमारी अपना घर नौकरों के भरोसे छोड़कर निकल गईं। फिल्म प्रेम संदेश की शूटिंग पूरी करने के बाद जब रानी पद्मिनी घर लौटी तो उन्हें पता चला कि मकान मालिक उस घर को बेचने की ख्वाहिश रखते हैं, जहां वो किराएदार हैं। वो भी अपने घर की तलाश में थीं, तो उन्होंने खुद ही वो घर खरीदने का मन बना लिया। इसके लिए उन्होंने ब्रोकर प्रसाद से संपर्क किया, जिसने उन्हें वो घर दिलवा दिया। प्रसाद ने उन्हें घर खरीदने के सारे बंदोबस्त करके दिए। एक दिन रानी पद्मिनी की मां और ड्राइवर जबराज की जोरदार बहस हो गई। बहस के दौरान इंद्र कुमारी ने उसे थप्पड़ मारा और काम से निकालने की धमकी दे दी। इसके बाद से ही जबराज इस बेइज्जती का बदला लेने की साजिश रचने लगा। अभी घर खरीदा जाना था और इसीलिए डील को फाइनल करने के लिए एक दिन रानी पद्मिनी ने अपने ब्रोकर प्रसाद को घर बुलाया। उस मीटिंग के दौरान उनका ड्राइवर जबराज भी मौजूद था। मीटिंग में रानी पद्मिनी ने कहा कि वो घर की डील के लिए 15 लाख रुपया नकद देंगी। ये सुनते ही जबराज भांप गया कि घर में पूरे नकद रुपए और गहने मौजूद हैं। कार चुराने के लिए वहां ड्राइवर बनकर काम कर रहे जबराज की नजर अब उस बड़ी रकम और गहनों पर पड़ गई थी और उसे अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना था, तो उसने सीधे हत्या की प्लानिंग कर ली। जबराज ने ही वॉचमैन और कुक को भी अपनी इस साजिश में शामिल कर लिया। असल में रानी पद्मिनी अक्सर देर रात अपनी मां के साथ शराब पिया करती थीं। 15 अक्टूबर 1986 के दिन भी वो अपनी मां के साथ शराब पीने बैठी थीं। दोनों नशे में थीं कि तभी रानी पद्मिनी कुछ सामान लेने किचन की ओर चली गईं। पद्मिनी के कमरे से निकलते ही ड्राइवर जबराज, कुक गणेशन और वॉचमैन लक्ष्मी नरसिम्हा के साथ उस कमरे में दाखिल हो गया। इंद्र कुमारी कुछ समझ पाती उससे पहले ही तीनों ने उन पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। उस वक्त रानी पद्मिनी किचन में थीं जब उन्हें अपनी मां की चीखें सुनाई दी। वो भागते हुए कमरे में गईं तो देखा मां खून से लथपथ हैं और घर के तीनों नौकर उन पर लगातार चाकुओं से वार कर रहे हैं। रानी पद्मिनी को देखते ही तीनों ने उन्हें भी पकड़ लिया और वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उन पर 12 वार करके उनकी हत्या कर दी गई।
हत्या के बाद तीनों 5 लाख रुपए नकद और घर का हर कीमती सामान लेकर भाग गए। अगले दिन ड्राइवर जपराज एक महिला के साथ घर लौटा। उसने घर में 6 घंटे बिताए और फिर चला गया। साथ आई महिला से उसने कहा था कि रानी पद्मिनी इन दिनों अपनी मां के साथ शहर से बाहर गई हैं। वो अक्सर शूटिंग के सिलसिले में घर से बाहर रहा करती थीं, तो उनका नजर न आना किसी को खटका नहीं। 4 दिन बाद तय की गई तारीख पर ब्रोकर प्रसाद दोपहर करीब 3:30 पर अपने दोस्त के साथ रानी पद्मिनी से पैसे लेने घर पहुंचा। उसे लग रहा था कि दोनों अंदर होंगी और उसे पैसा मिल जाएगा, लेकिन कई बार डोरबेल बजाने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो देरी होने पर प्रसाद लौटने लगा। लेकिन अचानक उसे घर से आती हुई तेज दुर्गंध महसूस हुई। फिर उसने घर के पीछे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो कमरे का हाल देखकर डर गया। पूरा सामान तितर बितर पड़ा था और आ रही दुर्गंध से वहां खड़े रह पाना मुश्किल था। उसे अनहोनी का एहसास हुआ तो वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस को सूचना दे दी। जैसे ही पुलिस ने तलाशी शुरू की तो कमरे में बने खून के निशान बाथरूम की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो खून से सनी हुई 2 लाशें एक के ऊपर एक पड़ी थीं। प्रसाद ये देखकर दंग रह गया। लाशों की हालत इतनी बदतर थी कि उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में पोस्टमार्टम करने वाली टीम को घर में बुलाया गया और बाथरूम में ही पोस्टमार्टम किया गया। एम्बुलेंस की कमी की वजह से पुलिस की टीम दोनों लाशों को पन्नी में लपेटकर कार की डिग्गी में रखकर अस्पताल पहुंची थी। ये खबर सामने आते ही मीडिया चौकन्नी हो गई और पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई। महज 24 साल की पद्मिनी की हत्या ने लोगों को अंदर से झकझोर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोनों की लाशें अस्पताल में ही रखी गईं। अखबारों में खबर आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद 10 दिनों तक परिवार या इंडस्ट्री का कोई भी शख्स उनके शव लेने नहीं पहुंचा। आखिरकार मलयाली चलचित्र परिषद के रिप्रेजेंटेटिव और एक्टर मोहन ने इंसानियत के तौर पर पुलिस से दोनों लाशों की जिम्मेदारी लेने की अपील की। पुलिस की रजामंदी के बाद मोहन ने ही फिल्म परिषद में दोनों लाशों का अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार में रानी पद्मिनी के मामा भी शामिल हुए, क्योंकि उन्हें दोनों की हत्या की खबर अखबारों के जरिए देर से मिली थी और वो एक रिटायर्ड IAS अफसर थे। अब पुलिस को कातिलों तक पहुंचना था। जांच में पाया गया कि घर का हर जरूरी सामान और रानी पद्मिनी की लग्जरी कार निसान भी मिसिंग है। ये जांच में एक अहम कड़ी साबित हुई। कार को ट्रेस करके पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर ही ड्राइवर जपराज, जो कि उस वक्त 30 साल का था, और लक्ष्मी नरसिम्हा, जो कि 33 साल का था, उसको गिरफ्तार कर लिया। और वहीं उनका तीसरा साथी कुक गणेशन, जो कि 30 साल का था, वो भी कुछ दिनों बाद पकड़ा गया। इस हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस को संजीदगी से लेते हुए चेंगलपट्टू के डिस्ट्रिक्ट जज ने तीनों हत्यारों को कत्ल करने पर फांसी की सजा सुनाई। हालांकि कुछ समय बाद ही हाईकोर्ट ने सजा बदलकर उम्र कैद कर दी। इस मामले की आखिरी सुनवाई साल 2017 में की गई। वॉचमैन लक्ष्मी नरसिम्हा को कोर्ट ने बरी कर दिया। वहीं हत्या के मुख्य आरोपी जपराज की जेल की सजा काटते हुए ही मौत हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तीसरा आरोपी सालों पहले जेल से भाग चुका है, जिसे फिर कभी पकड़ा नहीं गया। रानी पद्मिनी की मां हमेशा से चाहती थी कि वो हिंदी सिनेमा में नाम कमाएं। अपनी मौत से चंद महीनों पहले ही उनका ये सपना साकार होने को था। उन्हें सचिन पिलगांवकर और आशा पारेख के साथ एक हिंदी फिल्म प्रेम संदेश मिल गई थी, जिसकी शूटिंग भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अफसोस कि रानी पद्मिनी और उनकी मां ये फिल्म नहीं देख पाए। इस फिल्म को रानी पद्मिनी की मौत के 2 साल बाद 1988 में रिलीज किया गया था। तो कुछ ऐसी कहानी है रानी पद्मिनी और उनकी मां की हत्या की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।